नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में अपन ने ग्रेडियंट पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आइए आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाइवर्जेंस। ठीक है, तो हेडिंग डालिए भाई, डाइवर्जेंस। पहले क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल में डाइवर्जेंस को समझेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है डाइवर्जेंस, और इससे रिलेटेड अपन कुछ आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और डाइवर्जेंस कहते किसे इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की अपनी क्लास का जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की डाइवर्जेंस को लिखा कैसे जाता है। कि डाइवर्जेंस को लिखा कैसे जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग पहले ध्यान से सुनिएगा कि जो डाइवर्जेंस डिफाइन होता है बच्चों, जो आपका डाइवर्जेंस डिफाइन होता है, जैसे कोई भी वेक्टर आपका है ए वेक्टर, इसके लिए जब आप क्या करेंगे, डाइवर्जेंस डिफाइन करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, डेल डॉट ए वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, डेल डॉट ए वेक्टर लिखेंगे। इसे आप किस किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे भाई, इसे आप बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। इसे आप क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे। सर यहाँ पे जैसे पहले समझते हैं, अपना पहला काम होना चाहिए समझना, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना। तो जैसे बच्चों क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर क्या है, ए एक्स आई के प्लस का ए वाई जे के प्लस का ए जेड के कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। सर कोई दिक्कत नहीं है, आप डेल ऑपरेटर को भी जानते हैं, क्या होता है, आई के डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे केप डेल अपॉन डेल वाई होता है, प्लस का क्या लिखा जाता है भैया, के केप डेल अपॉन डेल जेड लिखा जाता है। हाँ सर, इन दोनों चीजों में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। आपका डेल ऑपरेटर ये अपन ने पिछली से पिछली क्लास में पढ़ा है, सेकेंड लास्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ा है। अब आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस डिफाइन करना है, तो डेल डॉट ए वेक्टर डिफाइन करना है। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से इसे लिखा जाता है। इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स प्लस का डेल ओवर डेल वाई ए वाई प्लस का डेल अपॉन डेल जेड ए जेड। कुछ इस प्रकार से इसे लिखा जाता है भैया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको क्या दे दिया जाता है, वेक्टर फील्ड दे दिया जाता है, और आपसे कहा जाता है कि आप इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट कीजिए, तो कुछ इस प्रकार से आप उसका क्या करेंगे भैया, डाइवर्जेंस कैलकुलेट। क्या करेंगे, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसे कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ये तो हो गई नॉर्मल कैलकुलेशन की बात। और अगर आप यहाँ बड़े ध्यान से देखें, जब आपने डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया और जो आपकी यहाँ पे रिजल्ट आया, अगर आप इस रिजल्ट को बड़े ध्यान से देखते हैं, तो आप क्या पाते हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, केवल स्केलर नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपके आसान भाषा में कहें, तो यहाँ पे आई केप जे केप के केप आपको ज्यादा दिखाई, मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ये क्या है, एक स्केलर है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस आपने कैलकुलेट किया एक का, जब भी आप किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपको रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी भैया, स्केलर क्वांटिटी होगी। काफी डिटेल में बात करेंगे अभी अपन डाइवर्जेंस के बारे में। सबसे पहले मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने उसके बारे में बात की। बच्चों डाइवर्जेंस के बारे में जब मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा दूंगा, तो काफी डिटेल में डाइवर्जेंस के बारे में एक बार फिर से बात करेंगे। इसके काफी सारे अपन क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी मैंने आपको क्या नहीं पढ़ाया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पढ़ाया है। पहले मैं डिफरेंशियल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर मैं आपका स्टार्ट करूंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत डिटेल में अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इनको पढ़ लेते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं, फिर जब आप कॉन्सेप्ट आपको आने लग जाएंगे, फिर उनके एप्लीकेशन होंगे, और अपन स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे।
डेविड जे ग्रिफिथ में जितने भी क्वेश्चन वेक्टर से आए हुए हैं सभी अपन यहीं पे सोल्व करेंगे इसी क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं तो काफी शानदार शानदार यहाँ पे क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं डाइवर्जेंस से, कर्ल से, और आपको मैं आगे जाके इनसे रिलेटेड थ्योरम्स भी पढ़ाऊंगा। जैसे आप गोस डाइवर्जेंस थ्योरम के नाम सुने होंगे आपने, जैसे आपने स्टोक्स कर्ल थ्योरम के नाम सुने होंगे, मैं आपको ग्रीन थ्योरम भी आगे जाके पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप पेशेंस रखिए और कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाइए, ठीक है। तो पहले मैथमेटिकली जो अपन ने लिखा है इसको क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। फिर बच्चों डाइवर्जेंस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जो आपका डाइवर्जेंस होता है उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। डाइवर्जेंस की क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन करने के दौरान। तो बड़े ध्यान से प्रत्येक चीज को समझेंगे। आइए बच्चों, लेट लिखिए यहाँ पे, लेट ए वेक्टर बी अ वेक्टर फंक्शन, लेट ए वेक्टर बी अ वेक्टर फंक्शन, then then divergence of divergence of this vector function vector function is defined as इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, बड़े ध्यान से देखेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, बच्चों बेसिक से जैसा मैं पढ़ाता जा रहा हूं बिल्कुल वैसा ही लिखते जाइए। जैसे जैसे आपका बेसिक स्ट्रोंग होता जाएगा आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते चले जाएंगे, फिर आप टफ से टफ क्वेश्चन भी इजी वे में सोल्व कर पाएंगे। सारा खेल जो फिजिक्स में होता है वो केवल और केवल किसका होता है, बेसिक का ही होता है, ठीक है। आप रेगुलर क्लास लीजिए, टाइम जैसे ही 7 बज जाते हैं आपको क्लास लेना प्रारंभ कर देना होता है। बाद में क्लास न ले, उसी टाइम पे क्लास ले जिस टाइम पे आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। और अपना फीडबैक जरूर दे, प्रत्येक क्लास के बाद आपका अपना फीडबैक जरूरी है। आपने क्या सीखा इस क्लास से, ताकि जो दूसरे बच्चे देखते हैं उनको हेल्प मिल सके, क्योंकि बच्चा सबसे पहले क्या देखता है, वीडियो में कमेंट ही देखता है। तो इतनी सी आप सहायता कर सकते हैं आपके अपने दोस्तों की जो वर्चुअल दुनिया में रहते हैं। वर्चुअल इसलिए कहा है बच्चों क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की दुनिया वर्चुअल सी ही हो चुकी है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ, इसीलिए काफी सारे बच्चे तो अपना जवाब दे देते, अपना फीडबैक दे देते, पर काफी लोग नहीं देते हैं और उनकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो वीडियो लेक्चर के बाद में जैसे ही कंप्लीट होता है, जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है, जो आपका कमेंट सेक्शन होता है, उसमें अपना फीडबैक जरूर दे, ठीक है भैया। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से इसको नोट करने का तरीका है। देन डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या लिखा जाता है भैया, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसे किस प्रकार, पहले क्या करते हैं, ए वेक्टर को डिफाइन कर देते हैं। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं बच्चों, आप बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं आप, बहुत कुछ जानते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई के प्लस का ए वाई जे के प्लस का ए जेड के केप आ जाता है। क्या आ जाता है, ए जेड के केप आ जाता है। ये आपका क्या है भाई, डेल ऑपरेटर है, इसको आप क्या लिखते हैं, आई के डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे केप, डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के केप, डेल अपॉन डेल जेड। बच्चों केवल अभी मैंने आपको जो आपका डेल ऑपरेटर है
इसको मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना सिखाया है। जब मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इन डेल ऑपरेटर को भी आपको मैं अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताएंगे। आपको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां पे जनरलाइज आपका डेल ऑपरेटर भी डिफाइन करेंगे, तो आप चिंता न करें बिल्कुल भी, काफी डिटेल में अपन चीजों को पढ़ेंगे। बस आप अपना सहयोग जरूर बनाए रखिएगा, ठीक है। डेल डॉट ए वेक्टर बराबर क्या लिखा जा सकता है भाई, डेल ओवर डेल एक्स, एक्स लिखा जाता है प्लस डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, ए वाई लिखा जाता है बच्चों, और डेल अपॉन डेल जेड, और क्या लिख दिया जाता है बेटा, ए जेड लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, डाइवर्जेंस डिफाइन कर सकते हैं, और क्या लगा दीजिए भैया, एमटीआर लगा दीजिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जिसपे भी मैं एमटीआर लगा रहा हूं वो आपको क्या होने चाहिए, कंटेस्ट होने चाहिए, कभी भी पूछ लिए जाए पता होने चाहिए, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी रहेगी। क्या रहेगी भैया, न्यूमेरिकल करने में आसानी रहेगी, ठीक है। इसको क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट, we can say that the divergence of vector field, the divergence, the divergence, the divergence of vector function is itself, is itself, is itself a scalar quantity, is itself a scalar quantity, scalar quantity, ठीक है भैया। इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, लिख लीजिए भाई। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं तो तुरंत प्रभाव से लिखेंगे, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है भैया। तो लिख लीजिए भाई। तो लिख लीजिए भाई। तो लिख लिया होगा आपने। अब नीचे लिख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख के क्या कह सकते हैं भाई, कि जब भी आप किसी वेक्टर फील्ड का क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे, तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या होगा, स्केलर होगा। क्लियर है भाई, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब आइए अपन बात करते हैं इसी के ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। तो हेडिंग डाल लीजिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस। तो बच्चों इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ऐसा कह रहा हूं कि कुछ गुरुजन ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि आपका डाइवर्जेंस से उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग को ही क्या बता देते हैं भैया, फिजिकल मीनिंग बता देते हैं, जबकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जब भी आप फिजिकल मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं तो उससे क्या फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसके बारे में आपको बताना होता है, और ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है
ये एक डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग और फिजिकल मीनिंग दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो ये मैं काफी जिम्मेवारी के साथ आपसे कह रहा हूं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस तरीके से इसको लिखा जाता है ज्योमेट्रिकली। तो आपने जो डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया बच्चों, तो ज्योमेट्रिकली क्या बताता है, ज्योमेट्रिकली ये बताता है कि आपने क्या किया, डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया किसी वेक्टर फील्ड का। जैसे आपने किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया, तो ये बताता है कि ये वेक्टर जो आपका गिवन पॉइंट है उससे कितना स्प्रेड हो रहा है, उसके अबाउट कितना स्प्रेड हो रहा है। तो डाइवर्जेंस क्या है, एक माप है। डाइवर्जेंस इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ वेक्टर स्प्रेड आउट। आपका वेक्टर किसी गिवन पॉइंट के अबाउट, जो क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिया हुआ है जिसके अबाउट आपसे क्या कैलकुलेट करवाया जाता है, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करवाया जाता जाता है। तो उस पॉइंट के अबाउट उस वेक्टर की क्या बताता है, स्प्रेडनेस को बताता है, उसके फैलाव को बताता है। क्या बताता है कि स्प्रेडनेस को बताता है। एक बार दोबारा से सुनेंगे। जब भी आपको किसी भी वेक्टर फील्ड का किसी भी पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो वहां पे जो डाइवर्जेंस होता है उस वेक्टर फील्ड की क्या बताता है, उस दिए हुए पॉइंट पे आपको स्प्रेडनेस बताता है, फैलाव को बताता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं, लिख बाद में लेंगे, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आइए सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपका एक क्या है भैया, प्लस क्यू चार्ज है। क्या है भैया, प्लस क्यू चार्ज है। आप जानते हैं प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर की ओर निकलती है। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को अगर रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस प्रकार से ही रिप्रेजेंट करेंगे भैया। आप कहेंगे बिल्कुल सर इसी प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, बिल्कुल इसी प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर की ओर निकल रही हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या स्प्रेडनेस है। जब आप यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा भैया, नॉन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या डिफाइन हो रहा है, स्प्रेडनेस डिफाइन हो रहा है। इसे आप क्या कहते हैं, सोर्स फील्ड भी कहते हैं, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज आपको क्या फील हो रहा है कि इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। अगर अपन बात करते हैं माइनस क्यू चार्ज की, अपन बात करते हैं माइनस क्यू चार्ज की, तो आप इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात होगी तब इन चीजों पे काफी विस्तार से चर्चा होगी। वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने अपने स्कूल लेवल पे इन चीजों के बारे में पढ़ा होगा। कुछ को स्कूल लेवल पे पढ़ने का मौका नहीं मिला होगा तो आपने अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होगा, और ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ने का मौका नहीं मिला तो आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे पढ़ा होगा। और कभी नहीं पढ़ा तो जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपको मेरे से पढ़ने का मौका मिलेगा तो अपन इन चीजों के बारे में काफी विस्तार से वहां पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी केवल क्या करें, एज एग्जाम्पल एक उदाहरण के रूप में क्या करें, इनका कर रहे हैं। जब आपका माइनस क्यू चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती हैं, एंटर करती हैं भाई, अंदर की ओर आती हुई आपको क्या होती हैं, फील होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या करेगी, अंदर की ओर आएगी। तो यहाँ पे भी क्या है, एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि स्प्रेडनेस डिफाइन हो रही है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पे भी अगर अपन बात करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, नॉन जीरो होगी। क्या होगी बेटा, नॉन जीरो होगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होनी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस पॉइंट पे क्या हो रही है, अंदर की ओर आ रही है। तो इसे अपन क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे। इसे अपन क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे। यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है भैया, इनवर्ड है। यहाँ पे भी आपका क्या डिफाइन होगा, डाइवर्जेंस डिफाइन होगा। इसके एप्लीकेशन, इसके मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूं। आइए, अगर अपन बात करते हैं वेक्टर की, अगर अपन वेक्टर की क्या बना देते हैं, शेप बना देते हैं कुछ इस प्रकार से, ये आपका ए वेक्टर हो गया,
इस प्रकार से आपका वेक्टर में डाइवर्जेंस कब डिफाइन होगा, जब आपके वेक्टर में चेंज होगा। अब यहाँ पर इन वेक्टर को देखते हैं, फिर इन वेक्टर को देखते हैं, तो आप क्या पाते हैं कि सर इनका मैग्नीट्यूड, इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। नहीं बराबर दिख रहा तो मान लीजिए क्या है भैया, बराबर है। तो इनके डाइवर्जेंस में भी कोई चेंज नहीं, इनके मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, इनकी डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा। तो बेटा यहाँ पे जो डिफाइन होगा आपका डाइवर्जेंस, वो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं आपका वेक्टर फील्ड कुछ इस प्रकार से डिफाइन होता, ये आपका वेक्टर फील्ड है, फिर आपका वेक्टर फील्ड में टाइम के साथ क्या हो रहा है, आपके वेक्टर में चेंज हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से, और इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है भैया, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे कहेंगे पहले कम था, फिर मैग्नीट्यूड बढ़ा, फिर मैग्नीट्यूड बढ़ा। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ जो ए वेक्टर हैं, इसे आप क्या कहेंगे, नॉन जीरो कहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जेंस डिफाइन होगा, क्योंकि वेक्टर फील्ड में क्या आ रहा है भैया, चेंज आ रहा है। इसके मैग्नीट्यूड में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस डिफाइन होगा। तो इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर फिजिकल मीनिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। बट जो अपन ने अभी तक ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ लिया है, आइए स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसको नोट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपने हेडिंग डाला हुआ है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस। आइए इसमें लिखते हैं बच्चों, द डाइवर्जेंस ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर, द डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर is a the divergence of any vector is a measure of, माप है, मेजर का मतलब है माप है, is a measure of how much, कितना, how much the vector is spread out, how much the vector is spread out about the given point, about the given point in क्वेश्चन। तो जो आपको पॉइंट गिवन होगा क्वेश्चन में, उस पॉइंट के अबाउट क्या बताता है भैया, स्प्रेडनेस बताता है किसकी, उस वेक्टर की। ठीक है, आइए फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं, ये आपका क्या हो गया भाई, प्लस क्यू चार्ज हो गया। प्लस क्यू चार्ज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर फील्ड डिफाइन होगा, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आइए डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की ये फील्ड ऑफ लाइंस हो गई। क्या डिफाइन कर दी भैया अपन ने, फील्ड ऑफ लाइंस डिफाइन कर दी। ये आपका क्या हो गया भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हो गया। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, then this field is known as then this field is known as क्या कहते हैं इसे, सोर्स फील्ड कहते हैं, लिखवा देते हैं। आगे से पता होना चाहिए बच्चों आपको, कोई भी टॉपिक कोई भी कॉन्सेप्ट जब आप एक बार पढ़ लेते हैं और जब उसका दूसरी बार उपयोग आता है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए। भाई आपको पुरानी चीज नहीं आती तो कोई बात नहीं है, उस बात को छोड़ दीजिए, वो तो नहीं आता, जो होना था वो तो हो गया। बट अब आपको कोई चीज सीखने को मिल रही है, तो अपने को क्या करनी चाहिए, उसे सीखना चाहिए, और आगे जब कहीं काम आए तो उसका यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, उसका उपयोग करना आना चाहिए। ठीक है,
भाई विद्या का जो आपकी एजुकेशन है उसका सही मायनों में इम्पोर्टेंस तभी है कि जब आपको उस एजुकेशन की जरूरत पड़े तो काम आए। जब काम आए तभी आपको याद नहीं रही तो उस नॉलेज का क्या मतलब, उस एजुकेशन का क्या मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़े कि आगे आप ना भूले। कोई भी टॉपिक, कोई भी बात आपको पढ़ाते हुए बताई जाती है तो वो बात आपके माइंड में छप जानी चाहिए बच्चों। उसी प्रकार से आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, कि जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़े। ठीक है, कोई बात नहीं है, कभी भी आप कितना भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो देन दिस फील्ड इज नोन एज सोर्स फील्ड एंड द divergence of electric field and the divergence electric field, the divergence of electric field is defined e dash अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज नॉन जी। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग आउटवर्ड। यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक field of lines, the electric field of lines going outward direction, outward डायरेक्शन। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तुरंत प्रभाव से लिख लीजिए बेटा इसे। यहां तक लिखेंगे आप पहले, लिख लीजिए तुरंत प्रभाव से इसे। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, यहाँ से लिखना प्रारंभ कीजिए। फिर अपन एग्जाम्पल नंबर 2, 3 के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दूंगा। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको कर्ल के लिए भी पढ़ाऊंगा, कर्ल के भी काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन कर्ल और सेकंड डेरिवेटिव के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सभी टॉपिक आपको काफी डिटेल में यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन क्या स्टार्ट करेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में अपन इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे जो कि बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, लिख लीजिए बेटा इसे भी। तो आराम आराम के साथ पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि सर स्पीड कम या ज्यादा करनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया भाई, माइनस का क्यू चार्ज हो गया। माइनस क्यू चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होगी भाई, कुछ इस प्रकार से होगी। होगी या नहीं होगी, आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके बना लीजिएगा, आप समझदार हैं। देन द फील्ड इज नोन एज, देन द फील्ड is known as, then the field is known as the elect the sink field. The field is known as sink field, and the divergence of and the divergence and the divergence of electric field and the divergence of electric field is defined as डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर क्या होगा भैया, नॉन जीरो हो। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं
the electric field of lines, the electric field of lines, the electric field of lines passing through, the electric field of lines going out, going इनवर्ड। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिए तुरंत प्रभाव से इसे। फिर थर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तुरंत प्रभाव से लिख लीजिए बच्चों। तो इस प्रकार से आपको आने चाहिए चीजें। अगर आपको कभी मौका मिलता है इनको पढ़ाने का, तो इफेक्टिव तरीके से आप इनको पढ़ा सके, इस तरीके से पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अपन किसकी, थर्ड एग्जाम्पल की। तो अगर आपको दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, आपके वेक्टर फील्ड आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसे देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका वेक्टर फील्ड है ए वेक्टर, इसके ना तो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ना इस फील्ड के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज हो रहा है। तो आप क्या रखें, क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर है वो कितना होगा बच्चों, 0 होगा। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है। बस आप क्या करें, वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। फोर्थ, अगर अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर आपका वेक्टर फील्ड कुछ इस प्रकार से दिया हुआ होता है, इस प्रकार से दिया हुआ होता है, इस प्रकार से दिया हुआ होता है, तो ये आपका वेक्टर फील्ड डिफाइन कर दिया भैया। ठीक है, इस प्रकार से वेक्टर फील्ड डिफाइन कर दिया। तो पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपके वेक्टर फील्ड कम है। यहाँ पे वेक्टर की जो आपकी मैग्नीट्यूड है वो कम है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके जो वेक्टर फील्ड हैं उसके मैग्नीट्यूड में क्या आ रहा है, इंक्रीजमेंट आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर, यहाँ पे क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। मतलब यहाँ पे जो आपका वेक्टर फील्ड होगा उसके लिए क्या डिफाइन होगा, डाइवर्जेंस डिफाइन होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो बड़े आराम के साथ इसे लिख लेंगे आप। लिख लीजिए भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं और फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं कि जो आपका डाइवर्जेंस होता है वो फिजिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए, तो फिजिकल यहाँ पे हेडिंग डालिए बच्चों, फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस की अपन बात करते हैं। तो स्प्रेडनेस फिजिकल मीनिंग नहीं होता बेटा, वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये बात आगे से ध्यान रखिए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है डाइवर्जेंस का वो अलग होता है, फिजिकल मीनिंग वो होता है वो अलग होता है। दोनों में डिफरेंस होता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो और सोच समझ के समझे। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया तो वही आपने मान लिया, आप समझदार हैं, सोच समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे से आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, तो जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर होता है बच्चों, इसको क्या लिखा जाता है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर अपॉन डी टॉ। और यहाँ पे लिख दिया जाता है लिमिट डी टॉ टेंस टू। इस प्रकार से आपका डाइवर्जेंस डिफाइन किया जाता है। जब आप पोस्ट डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि आपका जो डाइवर्जेंस होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो जब भी आपने किसी वेक्टर फील्ड का क्या कैलकुलेट किया, डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया, तो ये क्या बताता है, पर यूनिट वॉल्यूम से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है बच्चों, वही आपका डाइवर्जेंस होता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम से जो पासिंग फ्लक्स है वो आपका डाइवर्जेंस है। ये इसका फिजिकल मीनिंग है, आगे से कंफ्यूज नहीं होना है।
किसी ने क्या बता दें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही क्या है इस बात से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आगे से जब भी आपसे क्या पूछा जाता है, फिजिकल मीनिंग पूछा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? पर यूनिट वॉल्यूम से निकलने वाले फ्लक्स को ही आप क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस कहते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ भैया? अब मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। आइए इसे लिखवा देते हैं। द डाइवर्जेंस ऑफ the divergence of the divergence of vector field, the divergence of vector field is defined as is defined as flux flux passing flux passing through per unit area, through per unit area। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए लिख लीजिए बेटा, इस प्रकार से लिख लीजिए। थोड़ा और छोटा कर देते हैं, लिख लीजिए फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुरंत प्रभाव से उतार लीजिए, उतारिए भाई। ठीक है, तो लिख लिया होगा बच्चों आपने। आइए नोट लगाते हैं और डाइवर्जेंस की कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं, किस प्रकार से डाइवर्जेंस को लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए स्लाइड चेंज कर लेते हैं बच्चों, स्लाइड चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डालिए भैया नोट। क्या करते हैं, नोट डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से नोट डाल लीजिए। नोट में अपन कुछ प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। नोट, जिस नोट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखवाने जा रहा हूं। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वेक्टर है, आपको उसका क्या कैलकुलेट करना है? डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है भैया? डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। तो डाइवर्जेंस अगर आप किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है? 0 आता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भी कांस्टेंट वेक्टर है उसका एक तरीके से आप डेरिवेटिव ही कर रहे हो, और डेरिवेटिव क्या आएगा? जाहिर सी बात है 0 आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अपन सेकंड पॉइंट की। अगर अपन बात करते हैं कि आपको कोई सोलेनोइड फील्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया? सोलेनोइड फील्ड दिया हुआ है, और सोलेनोइड फील्ड का आपसे क्या कहा जाता है? डाइवर्जेंस कैलकुलेट कीजिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका सोलेनोइड फील्ड होता है उसका जो डाइवर्जेंस होता है वो क्या होता है भैया? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो ये आपकी क्या हो गई? मैग्नेट हो गई। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से भाई जो इसका नॉर्थ पोल होता है, इससे क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती हैं, और साउथ पोल में क्या करती है भैया? एंटर करती है। तो कुछ इस प्रकार से आप बनाते आए हैं भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोइए क्या कैसा फील्ड है? एक सोलेनोइड फील्ड है। इस सोलेनोइड फील्ड का अगर आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। भी लिखवा दूंगा स्टेप बाय स्टेप, चिंता मत कीजिए, लिखवाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इसकी बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, अगर किसी भी वेक्टर फील्ड का आपने डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया और वो डाइवर्जेंस कितना आ जाता है?
जीरो आ जाता है तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, काम आती रहती है, आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। किसी भी वेक्टर फील्ड का क्या आ जाता है, डाइवर्जेंस जीरो आ जाता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, उस वेक्टर फील्ड को अनोदर वेक्टर फील्ड के कर्ल के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। कर्ल को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं बच्चों, आप इसे अभी लिख लेंगे कर्ल क्या होता है। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कर्ल के बारे में पढ़ाऊंगा तो बड़े अच्छे से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, ठीक है। तो नोट लगा रखा है आपने, ठीक है। तो नोट में पहला पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, पहला मैंने आपको बताया, इफ a vector is constant, if a vector is constant, if a vector is constant, then divergence of a vector क्या होगा भैया, जीरो होगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में अपन क्या देखते हैं, द डाइवर्जेंस ऑफ द डाइवर्जेंस of solenoid field, the divergence of solenoid field is always zero, ठीक है। जो द डाइवर्जेंस होता है सोलेनोइड फील्ड का, वो क्या होता है बेटा, हमेशा जीरो होता है। तो एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख लीजिए, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है भैया, जीरो होता है। आइए इसका क्या बना लेते हैं, सोलेनोइड फील्ड बना लेते हैं। ये आपकी क्या हो गई बेटा, मैग्नेट हो गई। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक क्या होता है भैया, साउथ पोल होता है, ठीक है। तो डायग्राम को बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, इसका क्या बनाया जाता है, डायग्राम बनाया जाता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती हैं और कहाँ पे एंटर करती हैं, साउथ पोल में एंटर करती है। इस प्रकार का यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है, जिसे आप क्या कहते हैं, सोलेनोइड फील्ड कहते हैं। क्लियर हो गया भाई कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से क्या करवा देते हैं भैया, एंटर करवा देते हैं, ये करवा दिया एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया भैया, जीरो हो गया। नोट कर लीजिए तुरंत प्रभाव से। फिर इससे आगे पढ़ेंगे अपन थर्ड पॉइंट, और फिर इससे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। इस टॉपिक से आए हुए कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे किस प्रकार से इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो कैलकुलेशन की जाती हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपने लिख दिया होगा, डाइवर्जेंस ऑफ सोलेनोइड फील्ड इज ऑलवेज जीरो, लिख लीजिए भाई। आइए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। बच्चों जिस प्रकार से मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, ठीक उसी प्रकार से आपको इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। तो एज ए क्लास ही इसे आप ट्रीट कीजिएगा, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चा प्रॉपर नोट्स बनाए, बहुत शानदार तरीके से आपके नोट्स होने चाहिए, ठीक है। और आप चाहें तो आप अपने नोट्स को मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज भी सकते हैं कि आप किस प्रकार के नोट्स बना रहे हैं, 9079671411, जिससे हमें भी खुशी हो कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, कैसी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आइए इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें, इफ if the divergence if the divergence if the divergence of any vector field if the divergence of any vector field vector field any vector field is zero, if the divergence of any vector field is zero, then आप क्या कह सकते हैं, अगर किसी का भी डाइवर्जेंस जीरो है, then the vector can be written as 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 the कर्ल ऑफ, written as कैसे लिखा जा सकता है, द कर्ल ऑफ
अनोदर वेक्टर। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट घबराए नहीं भाई, ऐसी कोई ज्यादा समस्या नहीं आती है। जब आप आईआईटी जेम और सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो मीडियम कोई मैटर नहीं करता है। ये इतनी सी इंग्लिश पूछी जाती है, 2-5 दिन में आप इसके महारथी बन जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश कोई बड़ा इशू नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए भाई, समझा तो फिजिक्स ही रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहे कुछ चीजें तो बिना बोले ही आप समझ जाते हैं, केवल यहाँ पे ड्रॉ करने से ही। तो आपका मोटिव होना चाहिए फिजिक्स सीखना। लैंग्वेज कभी भी बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं द डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज जीरो, देन द वेक्टर कैन बी रिटन एज द कर्ल ऑफ अनोदर वेक्टर, द कर्ल ऑफ अनोदर वेक्टर। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल लिखते हैं। जो डाइवर्जेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होता है भैया, जीरो होता है। देन आप क्या लिख सकते हैं, जो आपका बी वेक्टर होता है इसको कर्ल ऑफ ए वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका ए वेक्टर क्या है, यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल क्या है भाई, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। तो ये आपका ए वेक्टर हो गया। तो बी वेक्टर और ए वेक्टर में जो रिलेशन डिफाइन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि आप इसे जानते हैं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है इसे भी आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं इनके बारे में, इसलिए मैंने इनका यूज किया। मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह पढ़े होंगे आप ईडी में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, तो वहां पे इन चीजों के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े होंगे, आप मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के बारे में पढ़े होंगे। ये आपका रिलेशन भी आया होगा, बी वेक्टर बराबर कर्ल ऑफ ए वेक्टर। और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो बड़े धूमधाम से इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिए बेटा इसे। फिर इससे आए हुए कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। और डाइवर्जेंस के इस लेक्चर में मैं ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि डाइवर्जेंस से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जब मैं एक बार आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा दूंगा तो काफी डिटेल में अपन इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है भाई, तो टेंशन ना ले कि सर आपने ग्रेडियंट के तो काफी सारे क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि ग्रेडियंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। पर डाइवर्जेंस हुआ, कर्ल हुआ, इनके जो क्वेश्चन आने की टेंडेंसी रही है उनमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज होता है। तो पहले अपन इसे डिफरेंशियल कैलकुलस को कंप्लीट करेंगे, फिर अपन इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट 2 से 3 क्लास उसमें लगेगी। उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करूंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, और काफी डिटेल में लगभग 4 से 5 क्लास अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम की लेंगे। और इनकी जो थ्योरम है, डाइवर्जेंस से रिलेटेड जो थ्योरम है, आपके कर्ल से जो रिलेटेड जो थ्योरम है, इनके आए हुए काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। और डेविड जो ग्रिफिथ आपके इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बुक आती है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, जो आपका पहला चैप्टर है, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को अपन इसी क्लास में सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, अपने को आगे बढ़ना चाहिए, आपने लिख लिया होगा। ठीक है भाई, तो आइए क्वेश्चन प्ले करते हैं। आपके सामने 39 क्वेश्चन अपन कर चुके थे लास्ट क्लास में। आइए अब अपन क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न लेके चलते हैं भैया। प्रश्न क्या है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपकी परंपरा रही है। मैं हट जाता हूं, हट गया भाई, स्क्रीन पॉज कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, आर एन आर वेक्टर का डाइवर्जेंस कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, और अब मैं जो कराऊंगा उससे क्या करना है, आपने को मैच करना है। तो क्या दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर बराबर आर एन आर वेक्टर दिया हुआ है, आर की पावर एन आर वेक्टर दिया हुआ है। आइए तो सोल्व करते हैं। ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, आर की पावर एन आर वेक्टर दिया हुआ है। इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है भैया, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। तो आप क्या जानते हैं, सबसे पहले आप क्या कहेंगे बच्चों कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है इसे क्या कहा जाता है, आर कहा जाता है। पिछली क्लास में भी कैलकुलेट कराया था,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिजल्ट बार बार काम आते हैं। तो इनके जनरलाइज डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल की वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए भैया? पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। और इसकी वैल्यू क्या लिखी जाती है भाई? क्योंकि आर वेक्टर जो होता है बच्चों, आर वेक्टर बराबर क्या होता है? एक्स आई केप होता है, वाई जे केप होता है, प्लस का जेड के केप होता है। सर इस बात में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बात हम जानते हैं। क्योंकि पोजीशन वेक्टर आपके लिए क्या नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब से आप पहले 2 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर पढ़ा करते थे, फिर 3 डायमेंशन में आप पोजीशन वेक्टर पढ़ने लग गए। तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। और जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आर बराबर क्या लिख दिया जाता है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दिया जाता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको बात करनी आर की पावर एन की, इसको आप क्या दे दीजिए? समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अगर आपको आर की पावर एन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर की पावर n/2 आ जाता है। इसको आप क्या बोल देंगे भैया? समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। सर यहां तक अपन ने लिख लिया। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है बेटा? अपने को डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। तो आइए बड़े ध्यान से क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं। डाइवर्जेंस आपको किसका कैलकुलेट करना है? आर की पावर एन, आर वेक्टर का कैलकुलेट करना है। क्या करना है? आर एन, आर वेक्टर का कैलकुलेट करना है। तो आप भी जानते हैं, आप क्या लिखेंगे? डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल एक्स लिखेंगे आप। और इसका एक्स कंपोनेंट लिखेंगे तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। तो आर एन एक्स आई के प्लस आर एन वाई जे के प्लस का आर एन जेड के केप लिखा जाएगा। तो डेल एक्स अपॉन यहाँ पे एक्स लिखा जाएगा, तो आर एन एक्स लिखा जाएगा प्लस डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? आर एन वाई लिखा जाएगा। किसी को समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी मैं और डिटेल में इसको लिख देता हूँ। भाई हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लिखना समझ में ना आया हो, तो बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों। केवल समझा रहा हूं, मैं लिखूंगा तो स्टेप यही। इसके बाद आपकी इच्छा है तो आप लिख सकते हो वो वाली स्टेप। क्या होता है? आर एन, आर वेक्टर क्या लिखा जाएगा? आर एन तो आप कॉमन जैसा का जैसा रखेंगे। आर वेक्टर की जगह एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का क्या लिख दिया आपने? जेड के केप लिख दिया। तो एक्स आर एन आपने क्या लिखा? आई केप लिखा। वाई आर एन आपने जे केप लिखा प्लस का जेड आर एन आपने क्या लिखा बेटा? के केप लिखा। हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है, बहुत ही आसान बात है। तो जब आपने ऐसा लिख दिया तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या होता है भाई? एक्स को रिप्रेजेंट करता है। जे कैप का कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ए वाई को रिप्रेजेंट करता है। और आपके के कैप का कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ए जेड को रिप्रेजेंट करता है। और एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वेक्टर को। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर आप क्या डिफाइन किए थे? आप लिखे थे डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस का डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। हाँ सर ऐसा तो हम डिफाइन किए थे। हम कहा मना कर रहे हैं ऐसा डिफाइन करने में? जब आप इस प्रकार से डिफाइन किए थे बेटा, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आर एन आर यहाँ पे आपने क्या लिखा? डेल ओवर डेल एक्स। एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स आर की पावर एन। ए वाई का वैल्यू कितना है? आर एन वाई लिखा हुआ है, आप वाई आर एन लिख लीजिए। वो कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर है। इसमें क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। नहीं जानते तो याद कर लीजिए इसे। आगे से क्या कहेंगे? होता है सर फॉलो। ठीक है बेटा, तो आइए इसको मिटा देते हैं। तो इतने समझदार आप हैं कि ऐसी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आप नहीं करेंगे। तो आपने क्या लिखा? डाइवर्जेंस लिखा।
आर एन आर वेक्टर लिखा, इस प्रकार से लिख दिया। तो एक को सोल्व कर लेते हैं, बाकी सभी की वैल्यू सिमिलरली लगा के लिख देंगे। बहुत अच्छा वर्ड है भाई, सिमिलरली जो है बहुत अच्छा वर्ड है। एक की कैलकुलेशन कर लीजिए, जिनमें बाकी सेम सी कैलकुलेशन को डायरेक्ट लिख लेंगे। तो इसको क्या कर देते हैं भाई, समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। चूंकि सिंस आप क्या लिख सकते हैं, सिंस डेल ओवर डेल एक्स आप क्या लिखेंगे, आर एन एक्स लिख। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। तो पहले तो आर एन को कांस्टेंट मान लेंगे, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, तो आर एन आ गया प्लस। अब क्या किया आपने, एक्स को छोड़ दिया, डेल ओवर डेल एक्स, और क्या आ गया, आर की पावर एन आ गया भाई। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कौन सी बड़ी बात है, हम डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से जानते हैं, डेरिवेटिव करने में हमें आज दिन तक प्रॉब्लम नहीं आई, तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी। तो कोई बात नहीं, सोल्व कर लेते हैं भैया, आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं भाई। तो x आपने लिख दिया, यहाँ पे क्या है, r की पावर n है भाई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, n r की पावर n माइनस 1। अब किसका करेंगे भैया, r का करेंगे, तो क्या लिखेंगे, डेल r अपॉन डेल एक्स लिखेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े ध्यान से मैं एक एक स्टेप करवा रहा हूं बच्चों, ताकि इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपसे क्या नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, r की पावर n प्लस एक्स, यहाँ पे जैसा का जैसा ये एन आर की पावर एन माइनस 1 एज इट इज है। साथ में एक्स आर बराबर क्या है बेटा, मैंने पहले इक्वेशन में लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 है। डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर की पावर कितना बनेगा भाई, 1/2 माइनस का 1 बनेगा। और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो कितना लिखा जाएगा, 2x लिखा जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 1/2 माइनस 1 है, तो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है माइनस का 1/2 बनेगा। तो ये नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, 1/x² प्लस y² प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 जो r लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटे जी, r की पावर n x, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन आर की पावर n माइनस 1। आपने क्या लिखा, x अपॉन आर लिख दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं है सर। r की पावर n प्लस, यहाँ से एक्स स्क्वायर बन गया, r की पावर 1 ऊपर जाएगा भाई, 1/r है तो r की पावर माइनस 1 बनेगा। और जब आधार समान होती, जब बेस इक्वल होता है, तो पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो n आर की पावर n माइनस 2, और आप क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, डेल ओवर डेल एक्स कैलकुलेट कर लिया, आर की पावर n इंटू एक्स की वैल्यू आपने इस प्रकार कैलकुलेट कर ली। तो आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली, क्या लिखेंगे बेटा, सिमिलरली। आवाज प्रॉपर आ रही है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली, सिमिलरली आगे क्या लिखा जा सकता है बेटा, जब आप डेल अपॉन डेल वाई करेंगे, आर की पावर एन वाई लिखेंगे, तो इसको आप क्या लिखेंगे, सेम टू सेम यहाँ पे आर की पावर एन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एन आर की पावर एन माइनस 2 आएगा। यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव था तो एक्स स्क्वायर आया था, वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो कितना आएगा बेटा, वाई स्क्वायर आएगा। और आप जब यहाँ पे डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, आर की पावर एन जेड लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, आर की पावर एन प्लस का एन, आर की पावर एन माइनस 2, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बेटा, जेड स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जेड स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में इन सब की वैल्यू रख देते हैं, तो 3r की पावर n हो जाएगा, और एन आर की पावर n माइनस 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देन डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर वेक्टर बराबर जो होगा वो कितना लिखा जाएगा, 3r की पावर n हो जाएगा प्लस n r की पावर n माइनस 2 को जब आप कॉमन ले लेंगे, जब आप कॉमन ले लेंगे तो आप क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे।
हाँ सर, ये तो बड़ा आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। ये प्रश्न मैंने इसलिए करवाया ताकि आपकी इस प्रकार के प्रश्नों पे क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए बच्चों, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर एन, आर वेक्टर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 3r की पावर n लिख सकते हैं प्लस एन आर की पावर n-2 लिख सकते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। जब बेस इक्वल होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ से क्या आएगा, सीधा आर की पावर n ही आएगा। कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। जब आर की पावर n को आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, n+3, और आपने क्या लिख दिया, r की पावर n लिख दिया। डाइवर्जेंस ऑफ आर एन, आर वेक्टर आपने लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे आइए चेक करते हैं। केस फर्स्ट, इसमें केस लगा लीजिए। एक तरीके से ये डेरिवेशन सही हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, तो इसको उतनी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। केस फर्स्ट, इफ एन बराबर आप कितना लिख देते हैं, -1 लिखिए सबसे पहले। जब आपको बोला जाता है डाइवर्जेंस कैलकुलेट कीजिए किसका, आर वेक्टर, यहाँ पे एन की पावर -1 रखूंगा तो आर की पावर -1 होगा, और क्या बनेगा, आर वेक्टर बनेगा। इससे आप क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन क्या लिख दिया आपने, आर लिख दिया। आपको बच्चों मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया था, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, डेल डॉट आर केप लिख सकते हैं। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो कितनी आएगी, यहाँ पे एन बराबर माइनस का कितना रख दीजिए बेटा, 1 रख दीजिए, तो -1 + 3, पहले भी 2 ही होता था, आज भी कितना होता है, 2 ही होता है। और यहाँ पे क्या रखूंगा, एन की वैल्यू -1 रखूंगा, तो आर की पावर -1, तो 2/r आ जाएगा। जब भी आप आर केप का क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, जब भी आप आर केप का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/r मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। केस सेकंड की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, केस सेकंड की बात करते हैं। यदि n का मान मैं कितना कर देता हूं, 0 कर देता हूं, अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 0 कर दी तो r की पावर 0, 0 जिसकी पावर में किसी की भी पावर अगर क्या लिखा जा रहा है बेटा, 0 लिखा जा रहा है, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का अगर आप डाइवर्जेंस लेंगे, देन डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n+3 तो 3, और क्या लिखा हुआ है, n+3, आर की पावर n, तो पावर 0 हो गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होता है वो कितना होता है, 3 होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आपको ये पता होनी चाहिए। आप देखते ही बता सकते हैं आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस का जेड के। तो जब आप इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, एक्स है, तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1, तो 1+1+1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। केस सेकंड, केस थर्ड, ऐसे बहुत सारे केस बना सकते हैं। केस थर्ड की अगर अपन बात करें, इफ n बराबर -3, n बराबर -3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि n बराबर -3 पे ये वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी, तो डाइवर्जेंस 0 होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर यहाँ पे कितना है, -3, आर वेक्टर बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। तो किसका डाइवर्जेंस 0 हुआ भैया, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब का जो डाइवर्जेंस होता है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप आर केप इंटू आर लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर होता है बेटा, उसे क्या लिखा जाता है, उसे इस प्रकार से लिखा जाता है, आर आर केप अपॉन आर क्यूब लिखा जाता है। तो इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे डॉट जरूर लगाइएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे आप आर केप अपॉन आर स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, ये याद कर लीजिए, एमटीआर लगा लीजिए, यहीं से आपके डिराक डेल्टा का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस फंक्शन को बड़े ध्यान से देखें तो ये r बराबर 0 पर डिफाइन नहीं, फंक्शन ही आपका r बराबर 0 पे डिफाइन नहीं है।
और इसी आर बराबर 0 पे जो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, यहीं पे क्या डिफाइन होता है, डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइन होता है। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा। जब इसको अपन डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ेंगे, पहले अपन वहां पे बड़े डिटेल में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ चुके होंगे, थ्योरम्स पढ़ चुके होंगे। उसके बाद जब अपन डिराक डेल्टा फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो इस जो स्टोरी का अपन वहां पे जिक्र करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख लिया जाता है। तुरंत प्रभाव से आप क्या करेंगे, जो अब तक मैंने लिखवा इसको नोट कीजिए बेटा, समय नहीं लगाना है ज्यादा, ठीक है। तो उतारना प्रारंभ कीजिए तुरंत प्रभाव से। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट तो लगभग इसको आपको नोट करने में लगेगा ही सही, ठीक है। तो तुरंत प्रभाव से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए बच्चों, यहां तक आपने लिख लिया होगा। आगे का नोट कीजिए। तो एज ए क्लास ही अपन पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे 30-30, 20-20 मिनट के, 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के वीडियो डाल रहे हैं। जैसा प्रॉपर मेथड होता है, प्रॉपर टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेक्चर सीरीज इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगी। बस एक चीज की आवश्यकता है बच्चों, आपका सहयोग। ये जो लेक्चर होता है अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करना है। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं। जो भी मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना चाहता है, पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स यहीं यूट्यूब पे पढ़ाई जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा हूं कि पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स यहीं पे पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। बस आपका इतना सहयोग बना रहना चाहिए, ठीक है। तो लिख लीजिए बेटा इसे, क्योंकि जब दोनों तरफ से मेहनत होगी मजा तभी आएगा, ठीक है। लिख लीजिए बेटा यहां तक, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। फिर एक और बहुत शानदार प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तीन अपने अंदर वो 2 से 3 कॉन्सेप्ट समेटे हुए होगा। उसमें अपन डाइवर्जेंस भी कैलकुलेट करेंगे बेटा, उसमें अपन ग्रेडियंट भी कैलकुलेट करेंगे, उसमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी कैलकुलेट करेंगे, और वहां पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रकार से 4 कॉन्सेप्ट अपन एक साथ पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो उससे क्या होता है, एक प्रकार से अपने पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स का क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने आपको ग्रेडियंट के क्वेश्चन कराए थे, तब मैंने आपको क्या करवाया था भाई, मैंने आपको ट्रिपल प्रोडक्ट का भी यूज करवाया था, जिससे पहले आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करें, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करें, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए बेटा इसे, अपने हाथों को तेजी से चलाइए, ठीक है। लिख लिया होगा आपने। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात करते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है पहले समझते हैं, फिर आप स्क्रीन पोज करेंगे और 1 से 2 मिनट, हो सकता है 5 मिनट में सोल्व, तो आप 5 मिनट लेंगे, पहले अच्छे से ट्राई करेंगे। अगर आपसे हो जाता है तो मेरी तरफ से आपको शाबाशी है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, पहले समझेंगे इस आपके क्या क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधारेंगे। भाई आप अपनी गलतियों को देखो, फिर उनमें क्या करो, सुधार करो भाई, ठीक है। तो द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर, आपको क्या कैलकुलेट करना है,
डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर का, ठीक है, एट द पॉइंट। इस क्वेश्चन में कमी है भाई, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ, ऐसे लिखा हुआ है, ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ, इस प्रकार से लिखा हुआ है भाई। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर एट द पॉइंट। आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ। आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, कौन सी डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है भाई। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। डाइवर्जेंस क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी का अपन क्या करेंगे, ग्रेडियंट डिफाइन करेंगे। जैसे ही आप ग्रेडियंट डिफाइन करेंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में, अगर आप, एक बच्चे का प्रश्न आया था कि सर मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव को लेकर कंफ्यूज हूं, तो मैं फिर बता देता हूं बच्चों, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कुछ नहीं है, केवल और केवल क्या है, जो आपका ग्रेडियंट होता है उसका किसी दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या लेना होता है, प्रोजेक्शन लेना होता है, बस इतना ही है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मैथमेटिकली से इतना ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए बच्चों, हो सकता है टाइपिंग एरर हो गई हो इसमें लिखते समय। तो द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ, इस प्रकार है, द डायरेक्ट, फिर दोहरा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर एट द पॉइंट 1,2,2 in the direction of the outer normal of the sphere। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भैया, स्पेयर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्पेयर लिखा हुआ है, ठीक है। स्पेयर की आपको इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर 9, और यू वेक्टर आपको दिया हुआ है एक्स की पावर 4 आई के प्लस वाई की पावर 4 जे के प्लस का जेड की पावर 4 के दिया हुआ है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो आपको क्या दे दिया, यू वेक्टर दे दिया, आपको स्पेयर की इक्वेशन दे दी। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहली स्टेप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे यू का। ये क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी भैया, क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। इसका आप क्या डिफाइन करेंगे, ग्रेडियंट डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे बेटा, ग्रेडियंट डिफाइन करेंगे। जैसे ही आप इसका ग्रेडियंट ले लेंगे, दैट मीन्स डेल डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर, जब ही आपका ग्रेडियंट डिफाइन हो गया तो आपको नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में क्या लेना है, इसका प्रोजेक्शन लेना है। मतलब आपको एन कैप से इसको और मल्टीप्लाई करना है, ये आपको फाइनली ऑपरेशन ऑपरेट करना है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो गए तो आपको आंसर आ जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए सोल्व करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9 दिया हुआ है, यू वेक्टर दिया हुआ है। तो आइए लिखते हैं बच्चों, यू वेक्टर बराबर कितना है भाई, एक्स की पावर 4 आई के प्लस का वाई की पावर 4 जे केप है प्लस का जेड की पावर 4 के केप है। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको इक्वेशन क्या दी हुई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, ये स्पेयर का इक्वेशन है। इसके लिए डिफाइन किया गया है, स्पेयर का इक्वेशन दिया गया है। जो आपको पॉइंट दिया गया, कितना दिया हुआ है, 1,2,2 दिया हुआ है, 1,2,2 ये आपका पॉइंट है। इस स्पेयर पे कोई नॉर्मल वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में आपको क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। आइए बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। और अगर इसी फॉर्मेट में दे दिया जाता है कि आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है डाइवर्जेंस का, तब भी आपको सेल्फ अंडरस्टूड होना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहने का मतलब ही हो गया, पहले आप उस स्केलर फंक्शन का क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। और जैसे ही आप क्या कर लेंगे, ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेंगे, ध्यान से सुनिएगा,
जैसे ही आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेंगे, गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में आपको क्या कर देना है भाई, गिवन वेक्टर की डायरेक्शन का आपको क्या लेना है, यूनिट यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है और आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको मैथमेटिकली डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो आइए बच्चों, आपका यू वेक्टर है तो सबसे पहले आप क्या डिफाइन करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर डिफाइन करते हैं तो कितना आएगा 4x³ आई कैप। भाई आई कैप का कोफिशिएंट कितना, x की पावर 4, ये किसका काम करेगा, यूएक्स का काम करेगा, डेल अपॉन डेल यूएक्स होगा तो 4x³ आएगा, प्लस का 4y की पावर 3 आएगा, प्लस का 4z की पावर 3 आएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर आप इसका क्या करेंगे भाई, ग्रेडियंट लेंगे, तो ग्रेडियंट डिफाइन कर दिया भैया आपने इस प्रकार से, तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स होता है, साथ में क्या लिखा जाएगा, ये कॉपी, ये इसको अगर फंक्शन फाई मान लिया जाए तो आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, तो आई कैप लिखा आपने। अब यहाँ पे इस फाई में जो एक्स का टर्म होगा उनका डेरिवेटिव कर देंगे, तो यहीं पे है, तो 12x² हो गया प्लस का जे कैप 12y² हो गया प्लस का के कैप 12z² हो गया भैया। इस प्रकार से आपने लिख दिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से लिख दिया आपने। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको डेल के ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट पी पे। तो x का वैल्यू कितना है 1 है भाई, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 12 आई कैप लिख देंगे प्लस जे कैप। y का वैल्यू कितना है भैया, y का वैल्यू 2 है, y का स्क्वायर की बात की जा रही है 4, और 4 मल्टीप्लाई 12, तो 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है भाई 48 आता है, तो 48 आ गया। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा, के कैप हो गया, और यहाँ पे z² कितना होगा 4 होगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 48 आ जाएगा। इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है बेटा, लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया। अब आपका क्या मोटिव है, आपका मोटिव है कि उस स्फीयर पे नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना। आइए नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करते, किस प्रकार से नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट किया जाता है। आप समझदार हैं, किसी भी सरफेस पे अगर आपको नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना है, जब मैं आपको ग्रेडियंट का एप्लीकेशन पढ़ा रहा था तो पहला पॉइंट यही लिखाया था कि आपका जो ग्रेडियंट होता है वो सरफेस पे क्या डिफाइन करता है, गिवन पॉइंट पे नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अपन क्या दे देते हैं बेटा, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। आइए अब सोल्व करते हैं किसको, आपका फंक्शन फाई बोल दीजिए, फाई बराबर x² प्लस का y² प्लस का z² माइनस का 9। तो डेल फाई बराबर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे 2x आई कैप लिखा जाएगा प्लस का 2y जे कैप लिखा जाएगा प्लस का z के कैप लिखा जाएगा। इस प्रकार से आपने लिख दिया। जब आप डेल फाई की वैल्यू रखेंगे बेटा, जब आप डेल फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पॉइंट पी पे, तो ये 2y कैप आ जाएगा, ये 4j कैप आ जाएगा, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 4k कैप आ जाएगा। इसमें कोई नई बात नहीं, चमत्कार नहीं हुआ है भाई। यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखी है, यहाँ पे z की वैल्यू 2 रखी है, आपको पॉइंट p के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, एन कैप कैलकुलेट करना है, तो डेल फाई अपॉन डेल फाई का क्या लिखेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, आइए लिख लेते हैं। ये 2i के प्लस का 4j के प्लस का 4k कैप, तो क्या लिखा जाएगा, एज इट इज लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे नीचे, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36 होता है, और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा बेटा, एन के बराबर 3 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे 6 आएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1/3। यहाँ पे कितना आएगा, आई के प्लस का 2j के प्लस का 2k कैप आ जाता है। इसको क्या बोल देते हैं, लास्ट में अपन ने कौन सी इक्वेशन दी, समीकरण नंबर 1, तो इसे अपन क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं।
ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ डेल यू डॉट एन कैप को जब आप डिफाइन करेंगे तो वहां पे अगर आप देखें तो आपका जो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर आपने कैलकुलेट किया था वो कितना था, 12 आई के प्लस का 48 जे के प्लस का 48 के कैप। तो वहां से क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो अपन 12 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 3 है तो 12/3 4 आ गया, साथ में उसकी वैल्यू लिखते हैं तो कितना आएगा, आई के प्लस का 4 जे के प्लस का कितना आ जाएगा, 4 के कैप आ जाएगा, साथ में आई के प्लस का 2 जे के प्लस का कितना आ गया बेटा, 2 के कैप आ गया। ठीक है, ये 4 तो एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई टू 8 होगा, प्लस का 8 होगा, तो 8 प्लस 8 कितना होगा, 16 होगा, ये कितना हो गया, तो एक बार देख लीजिए बेटा, 8 प्लस 8 16, ये कितना हो गया, 17 हो गया। तो 17 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 68 आ गया भाई। 17 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है, 68 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी दिक्कत कहीं पे भी होना चाहिए। बड़े आराम से इसे क्या किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। आइए स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो आपका प्रश्न है, अगर बच्चों आपको इस प्रकार से भी दिया, ये आपका क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे ग्रेडियंट की कुछ बात नहीं की जाती तो कोई बड़ी बात नहीं है, लिख दिया जाता है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा जाता है तो सेल्फ अंडरस्टूड होता है। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, लिखिए भैया क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे ही आपने प्रश्न को लिख लिया, स्क्रीन पोज करके लिख लिया होगा, आइए ये आपका क्वेश्चन है, इसका ये क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। ठीक है, लिख लीजिए इसे स्टेप बाय स्टेप, जल्दी कीजिए थोड़ा, ताकि एक और प्रश्न में आपको करवा सकूं। तो लिख दीजिए बेटा इस प्रकार से, और एक कितना आ जाता है, 68 आ जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की, जो कि गेट 2002 में पूछा गया था। कहाँ पे पूछा गया था भाई, गेट के एग्जाम में पूछा गया था 2002 में। ठीक है, तो आइए क्या कहा गया है, एक वेक्टर दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, 5x प्लस 2y, आई केप 3y माइनस जेड जे केप, और यहाँ पे 2x माइनस ए जेड के केप इज सोलेनोइडल।
इफ द कांस्टेंट ए हैज अ वैल्यू, तो ये सोलेनोइड फील्ड हैं तो आपको एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो आप क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कैलकुलेट करके इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। जैसे आप ऐसा करेंगे तो आप ए की वैल्यू कैलकुलेट करने में समर्थ होंगे। तो लिखते हैं भाई इस वेक्टर फील्ड को, आइए लिखते हैं इस वेक्टर फील्ड को। आपको ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 2y, 5x प्लस का 2y, आई केप लिखा हुआ है। कभी भी डाटा लिखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना होती है आपके डाटा को गलत तरीके से लिखने में ही हो जाती है। और जब डाटा ही गलत लिख लिया तो आप पूरा प्रोसीजर लगा लीजिए, क्वेश्चन क्या होगा, गलत ही होगा भैया। तो आइए 3y माइनस जेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लस का 3y माइनस का जेड, ये केप लिखा हुआ है, प्लस प्लस में क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस ए जेड लिखा हुआ है, 2x माइनस का ए जेड लिखा हुआ है, साथ में क्या लिखा हुआ है, के केप लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ए वेक्टर हो गया। इसका आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए, डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लीजिए। ये ए एक्स है, ये ए वाई है, और ये आपका ए जेड है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आइए इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो कैलकुलेट करें भाई। यही ए एक्स है, ये ए वाई है, और ये ए जेड है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं बच्चों। ऐसा तो होता नहीं है भाई कि आप यहाँ पे इस पूरे का डेरिवेटिव करेंगे, वो ग्रेडियंट का सिस्टम है। आपको मैंने डाइवर्जेंस जब कैलकुलेट करवाया था बच्चों, तो क्या लिखवाया था, बड़े ध्यान से देखिएगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस का क्या लिखवाया था, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड लिखवाया। तो सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आइए सोल्व करते हैं बच्चों। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर 0 है। जब आप इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा। ठीक है, इसका जब आप y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं आप, बड़ी ध्यान से ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। और जब आप यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का a आ जाएगा बराबर 0। तो a बराबर कितना आ जाता है, 8 आ जाता है भैया। क्या आ जाता है, a बराबर 8 आ जाता है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, राधे राधे। जो अब तक मैंने पढ़ा दिया है आराम से पढ़ेगा। आज अपनी 8th क्लास थी, तो जितना मैंने पढ़ा दिया है इसको घर पे पढ़ें, बड़े ध्यान के साथ पढ़ें। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कर्ल, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस की अपनी अब लास्ट क्लास होगी, उसमें अपन डिफरेंशियल कैलकुलस को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।